नमस्कार साथियों, वंदे मातरम आईएएस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा क्लास फूड मैनेजमेंट का है, यानी कि खाद्य प्रबंधन। खाद्य प्रबंधन क्या है और इसकी आवश्यकता क्यों और कब से महसूस की जाने लगी, उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं। तो भारत डब्ल्यूटीओ का जब से साझेदार बना, यानी डब्ल्यूटीओ समझौते में जब से भारत शामिल हुआ, यानी 1995 के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खाद्य प्रबंधन को लेकर के कई सारी चुनौतियां उत्पन्न हुई। उन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने कई सारे कदम उठाए। ये कदम हैं इस तरह से: न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी, बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम, खरीद मूल्य, खुला बाजार बिक्री योजना, मूल्य स्थिरीकरण कोष। ये सभी इनिशिएटिव जो लिए गए, ये सभी जो कदम उठाए गए, ये खाद्य प्रबंधन के क्षेत्र के थे। अगर भारत डब्ल्यूटीओ समझौते में शामिल नहीं होता, बावजूद भारत को खाद्य प्रबंधन के लिए कुछ न कुछ तो कदम उठाने ही थे, लेकिन डब्ल्यूटीओ में शामिल होने के बाद ये विशेष कुछ कदम उठाने आवश्यक हो गए थे। इसमें एक बात ध्यान रखेंगे, ये पहला और तीसरा ये दोनों अब एक ही हो गए हैं, तो दोनों को मिला के अब एमएसपी ही बोल दिया जाता है। विस्तार से सबको देखते हैं। सबसे पहले तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, जो कि न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि कंज्यूमर के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये जो पॉलिटिकल एरिया है, यानी कि राजनीतिक क्षेत्र जो है, वहां के लिए भी एक ज्वलंत मुद्दा है। तो हमेशा आप एमएसपी को अखबारों में देखते होंगे, समझते होंगे। यहाँ विस्तार से हम लोग देखेंगे कुछ टेक्निकल चीजों को भी। तो एमएसपी सरकार के द्वारा बाजार में दखल यानी मार्केट इंटरवेंशन देने का एक तरीका है। मार्केट इंटरवेंशन एक पॉजिटिव टर्म है या नेगेटिव टर्म है? तो मार्केट इंटरवेंशन एक पॉजिटिव टर्म है। क्यों? क्योंकि अगर बाजार के भरोसे किसानों को, कंज्यूमर को छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि बाजार के द्वारा इनका शोषण हो जाए। तो इस शोषण से बचाने के लिए, इनके वेलफेयर के लिए, किसानों और कंज्यूमर के वेलफेयर के लिए सरकार बाजार में दखल देती है, मार्केट इंटरवेंशन करती है। ठीक है, तो अच्छा टर्म है ये। और न्यूनतम समर्थन मूल्य मार्केट इंटरवेंशन का एक एग्जाम्पल है। इस तरह के और भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। कृषि लागत व मूल्य आयोग यानी CACP, द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस, एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस, इसकी सिफारिशों के आधार पे, यानी इसके रिकमेंडेशन के आधार पे। तो CACP का क्या होता है? एमएसपी को लेकर के सिफारिश होता है, रिकमेंडेशन होता है, और उसके आधार पे कुछ फसलों के लिए बुआई के समय में या फिर बुआई से पहले ये कह सकते हैं, तो समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाती है। इसका लॉजिक ये है कि जब बुआई के पहले ही अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा कर दी जाएगी तो किसानों को चयन करने में आसानी होगी कि किस फसल को उसको लगाना है, किसको नहीं लगाना है। ठीक है, तो किसान पहले से एश्योर हो जाएगा कि मुझे इस फसल को लगाने के बाद इतना मुझे लाभ मिल पाएगा। ठीक है, एक बात ध्यान रखना है कि CACP यानी द कमीशन फॉर एग्रीकल्चरल कॉस्ट्स एंड प्राइस, इसका रिकमेंडेशन होता है, लेकिन अप्रूवल जो है, यानी कि अंतिम जो अप्रूवल है, वो CCEA का होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। CCEA का मतलब हुआ कि कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, कैबिनेट कमिटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसका चेयरपर्सन कौन होता है? PM होता है। ध्यान रखेंगे। तो इसका अंतिम अप्रूवल जब होगा तब ये एमएसपी की घोषणा कर दी जाती है, लेकिन रिकमेंडेशन इसका होता है। ठीक है, इसकी स्थापना, एक बात और ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। अब एमएसपी का उद्देश्य क्या है? तो एमएसपी का उद्देश्य है कृषि उत्पादों में तेज गिरावट की स्थिति में, मान लो कि कृषि उत्पाद में बहुत गिरावट आ गई, ठीक है, में भी उनके उत्पादकों को न्यूनतम समर्थन मूल्य मिल सके, न्यूनतम मूल्य मिल सके, ताकि किसानों को बहुत ज़्यादा हानि ना हो जाए। तो इस स्थिति से बचने के लिए फिर सार्वजनिक वितरण के लिए सरकार जो है, आप जानते हैं कि पीडीएस स्कीम के तहत सरकार अनाज सामान्य जनों को बांटती है। तो उसके लिए भी सरकार को क्या चाहिए? अनाज चाहिए, तो खरीदती है अनाज। तो किसानों को भी फायदा हो गया, कंज्यूमर को भी फायदा हो गया। अब इसमें एक बात ध्यान रखेंगे कि गेहूं के लिए 1966-67 से शुरू किया गया था एमएसपी। अब जो है कुल मिला के 23 वस्तुओं पे, ध्यान रखेंगे, यहाँ से पीटी में सवाल बनता है, 23 वस्तुओं पे एमएसपी घोषित किया जाता है। पीटी में यूपीएससी का यहाँ से नहीं बना कि 23 या 21 है। ठीक है, यूपीएससी में सवाल इस बार बना भी था, नीचे से बनता है। ठीक है, तो कौन कौन सी वस्तुएं हैं? तो 7 तो अनाज है, उसमें से धान, गेहूं, ये दोनों तो हरित क्रांति वाले हैं। इसके अलावा ज्वार, बाजरा, मकई, रागी, ये सब मोटे अनाज जिनको बोल दिया गया, मोटे अनाज कह के बदनाम किया गया वास्तव में। अब तो गवर्नमेंट इसको श्री धान्या कह रही है। ठीक है, तो इन सब पर भी एमएसपी मिलता है। इसके अलावा 5 दलहन के फसल इस पे भी मिलता है। इसके अलावा 7 तिलहन, मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी के तेल, तिल, कुसुम्द या फिर इसको कुसुम भी बोल देते हैं। ठीक है, कुसुम भी बोल देते हैं। तो कुसुम के बीज, नाइजर के बीज, यहाँ से इस बार पीटी का सवाल एक बना था। ठीक है, तो नाइजर के बीज, इसको नाइजर सीड बोल दिया जाता है, नाइजर सीड्स बोल दिया जाता है, या इसी को काला तिल बोला जाता है। काला तिल तो सुना होगा, काला तिल।
काला तिल तो सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन इसी को नाइजर के बीज भी बोलते हैं। ये लोग कंफ्यूज हो गए थे इस बार के एग्जाम में, ठीक है। इसको राम तिल भी बोल दिया जाता है। तो काला तिल ध्यान रखेंगे, नाइजर सीड याद रखेंगे, ठीक है, नाइजर सीड। इसके अलावा नारियल का गिरी, कच्चा कपास, सूखा वाला जो नारियल होता है ना, उसके लिए, कच्चा कपास के लिए, कच्चा जूट के लिए और तंबाकू के लिए। ये 4 जो हैं ये कॉमर्शियल क्रॉप्स हैं, यानी कि 4 वाणिज्यिक फसल हैं। तो कुल मिला के इतने फसलों के लिए, 23 फसलों के लिए एमएसपी का प्रावधान है। इस तरह की सुनिश्चित कीमतों के अभाव में किसान अन्य फसलों की तरफ मुड़ जाएंगे। अब सरकार चाहती है कि इन सब फसलों पर फोकस किया जाए, इस कारण से भी एमएसपी दिया जाता है। तो किसानों को यहाँ फायदा होता है, कंज्यूमर को फायदा होता है, साथ ही साथ सरकार चाहती है कि इन सब फसलों का उत्पादन ज्यादा हो, ठीक है, सरकार के अनुसार। तो इस कारण से भी इस पे एमएसपी दिया जाता है। अगर ना दिया जाए तो किसान अन्य फसलों की तरफ मुड़ सकते हैं। अब देखो कि एमएसपी की जब बात आती है तो आपने सुना होगा C2 का कॉन्सेप्ट, A2 का कॉन्सेप्ट, A2 प्लस FL का कॉन्सेप्ट। अब इसमें क्या है कि एमएसपी की घोषणा जो की जाती है, ठीक है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस की जो घोषणा की जाती है, तो उसमें गवर्नमेंट एक बात करती है कि जो भी प्रोडक्शन कॉस्ट है, जो भी उत्पाद लागत है, ठीक है, उत्पाद कीमत जो भी है, उसका 1.5 गुना हम क्या करते हैं, एमएसपी की घोषणा करते हैं। सपोज करो कि उत्पाद करने में, किसी भी एक चीज को उत्पादन करने में 100 रुपया लगा। तो ये लिए मान लेते हैं कि गेहूं का उत्पादन एक खास अमाउंट, ये खास मान लो कि एक मात्रा है, गेहूं का उत्पादन करने में उसको 100 रुपया लगा। अब सरकार क्या करेगी कि सरकार जो है 150 रुपये एमएसपी देगी, ठीक है। 100 रुपया तो लागत लग गया, 50 रुपया उसका लाभ हो गया। ये सिंपल सा फंडा समझ में आता है। लेकिन आप अगर इसके डीप में जाओगे तो 100 का मतलब क्या हुआ, उत्पाद लागत का एग्जैक्ट मतलब क्या हुआ। तो उत्पाद लागत के संदर्भ में कई सारे 3 कॉन्सेप्ट हैं। उसमें एक A2 का कॉन्सेप्ट है, A2 प्लस FL का कॉन्सेप्ट है और C2 का कॉन्सेप्ट है। अब क्या है कि गवर्नमेंट कहती है कि हम इस लागत के आधार पर, A2 प्लस FL के आधार पर, ये सब अभी आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा धैर्य से पहले आप सुनो। तो A2 प्लस FL के आधार पर हम क्या करते हैं, एमएसपी देते हैं। यानी कि ये जो लागत मूल्य है, A2 प्लस FL का जो लागत मूल्य है, इसके 1.5 गुने के आधार पर हम एमएसपी तय करते हैं। किसान संगठनों का कहना है कि C2 के आधार पर एमएसपी तय किया जाए। कुछ विश्लेषक जो हैं, जो कृषि से संबंधित विशेष जानकारी रखते हैं, उनका कहना है कि सरकार वास्तव में इसके आधार पे भी नहीं देती है। सरकार वास्तव में A2 के आधार पे ही एमएसपी की घोषणा कर देती है, ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं कि हम उस बात को माने, लेकिन इस तरह की चर्चाएं होते रहती हैं। अब एग्जैक्टली क्या है इसको समझते हैं। तो देखो, उत्पाद लागत A2 भी हो सकता है। इसका मतलब है कि किसान जो दिखता है, ठीक है, जो भी इनपुट है, जैसे मान लो कि बीज पे किसान ने खर्च किया, उर्वरक पे खर्च किया, कीटनाशक पे, मजदूरी पे, ईंधन पे, सिंचाई पे, आदि 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 चीज़ों पर, ठीक है, किराए पे, इन सब चीज़ों पे जो किसान ने खर्च किया, ये तो एकदम से दिखने वाला खर्च है। और कई बार लगता है कि यही वास्तविक खर्च है फसल को उत्पादन करने में, ठीक है। तो ये ऊपर ऊपर से जो खर्च दिखता है, इसको एक्चुअल कॉस्ट कहा जाता है, A2 कहा जाता है, ठीक है। तो हो सकता है कि इसी के आधार पर 1.5 गुना तय कर दिया जाता हो। लेकिन अगर गहराई से देखें तो किसान ये पैसा तो लगाता ही है, A2 वाला पैसा तो लगाता ही है, लेकिन साथ ही साथ FL भी उसमें है। FL का मतलब है फैमिली लेबर। मान लो कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं और उस परिवार ने किसी अनाज को लगाया, मक्का को लगाया, ठीक है। अब उस 5 सदस्य में से कई सदस्य, हो सकता है कि 5 सदस्य वो भी अपने खेत में काम कर रहे हैं। चूंकि वो अपने खेत में ही काम कर रहे हैं, इसीलिए उनको उसका मजदूरी तो मिल नहीं रहा है। लेकिन जरा सोचो कि वही 5 सदस्य किसी दूसरे के खेत में जब काम करते हैं तो उसके दिन भर का मजदूरी भी उसको मिलता, लेकिन अपने खेत में तो वो लग नहीं रहा है, मजदूरी मिल नहीं रहा है। तो मजदूरी चूंकि मिल नहीं रहा है, इसीलिए लग रहा है कि किसान का मक्के के उत्पादन करने में बस यही वाला खर्च हुआ, ये फैमिली लेबर को तो जोड़ा ही नहीं जाता है। लेकिन अगर हम एकदम न्यायपूर्ण ढंग से सोचे तो नहीं, उस 5 सदस्य का जो मजदूरी है वो भी उसके कॉस्ट में जुड़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर वो 5 सदस्य काम नहीं करते अपने खेत में तो दूसरे 5 मजदूरों को लगाना पड़ता और मजदूरों को पैसा देना पड़ता। जब पैसा देना पड़ता तो A2 में शामिल हो जाता। पैसा नहीं देना पड़ा, अनपेड है, इसीलिए वो FL में शामिल हो रहा है। तो जो मतलब ऐसा फैमिली लेबर जो अनपेड है उसको भी शामिल करना चाहिए, तो जो कॉस्ट निकलेगा वो A2 प्लस FL कहलाएगा। अब इसमें एक बात समझो, C2 का कॉन्सेप्ट यानी कि कंप्रिहेंसिव कॉस्ट। इसका मतलब ये होता है कि A2 तो ठीक है, A2 का मतलब हुआ जो एक्चुअल कॉस्ट है वो तो ठीक है, फैमिली लेबर भी सही है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहिए। क्या क्या?
जैसे मान लो कि कोई किसान मक्की का उत्पादन कर रहा है और वो किसी दूसरे किसान से जमीन जो है किराए पे लेता, ठीक है ना, बटाईदार पे लेता या किराए पे लेता, तो वो भी उसको क्या करना पड़ता, पे करना पड़ता, ठीक है ना। अगर पे करना पड़ता तब तो वो A2 में आ जाता। लेकिन मान लो कि अपनी ही जमीन है, तब तो उसको पे नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अपनी जमीन को भी क्या होना चाहिए, उसका भी किराया उसमें ऐड होना चाहिए, ठीक है। ये ज्यादा न्यायपूर्ण तरीका हुआ। तो ओन्ड लैंड रेंट, उसका भी रेंट क्या करता, अपना जमीन है तब भी उसको रेंट एक लमसम मान लिया जाए कि भाई मेरा जमीन है, फिर भी इसका रेंट एक साल का इतना निकलता है, उसको भी कॉस्ट में शामिल किया जाए। इसके अलावा मान लो कि किसान के पास अपना ट्रैक्टर और थ्रेसर इस तरह की मशीनें हैं, अगर वो किसी और का लेता तो उसको रेंट देना पड़ता। लेकिन मान लो अपना ही है तब तो रेंट नहीं देना पड़ रहा है ना। लेकिन अगर मान लो कि किसी दूसरे का लेता तो रेंट देना पड़ता। तो अपना है बावजूद उस एसेट पर जो रेंट बनना चाहिए उसको भी शामिल किया जाएगा, तब वो कहलाएगा C2 यानी कंप्रीहेंसिव कॉस्ट। तो मान लो कि 100 रुपया अगर यहां आपको लग रहा था कि मक्खी का उत्पादन करने में 100 रुपया लग रहा है, तो इसको अगर आप FL ऐड कर लो तो हो सकता है कि 130 रुपया लग जाए, है ना। यानी फैमिली लेबर को जोड़ लिया जाए तो क्या हो जाए, प्रोडक्शन कॉस्ट आपको बढ़ा हुआ दिखेगा। और इन दो चीजों को भी आप ऐड कर लो, यानी कि जो अपनी जमीन है उसका किराया और जो अपनी नियत पूंजी है उस पर ब्याज, जो इंटरेस्ट है, फिक्स्ड कैपिटल एसेट पर जो इंटरेस्ट है, इन सबको भी अगर ऐड कर लो तो हो सकता है कि 180 रुपए हो। तो सरकार कहेगी कि हम इसके आधार पर 1.5 गुना तय करेंगे, लेकिन बहुत सारे कृषि संगठन आदि जो हैं वो कहते हैं कि इसके आधार पर तय करो, ठीक है। यानी कि 130 प्लस कितना हो गया, 65। तो गवर्नमेंट कहेगी कि किसी चीज के लिए हम क्या करेंगे कि ये 195 देंगे। अगर 130 रुपया लागत है तो हम क्या देंगे, 195 देंगे। लेकिन जो कृषि संगठन है वो क्या करते हैं कि 180 प्लस 90 यानी कि 270 होना चाहिए। तो इतना का फर्क पड़ सकता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि नहीं, सरकार वास्तव में जो है वो तो A2 के आधार पर ही 1.5 गुना दे देती है, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आई थिंक आप समझ गए होंगे। अभी इन सब चीजों को आप और विस्तार से देख सकते हैं कि किसानों पर गठित MS स्वामीनाथन आयोग जो कि 2004 में गठित हुई थी, उसने भी सलाह दिया था कि C2 के आधार पर MSP तय किया जाए, यानी C2 जो हो रहा है उसका फिर 1.5 गुना दिया जाए। अगर ऐसा होता है तो MSP जो वर्तमान का उसमें काफी ज्यादा बढ़ोतरी आपको देखने को मिल जाएगी। पहला तो हो गया MSP। अब दूसरा है बाजार हस्तक्षेप योजना, मार्केट इंटरवेंशन स्कीम। जैसा कि मैंने बताया कि MSP मार्केट इंटरवेंशन ही है, यहां मार्केट इंटरवेंशन के नाम से ही एक स्कीम स्टार्ट की गई, लेकिन ये कुछ खास सेक्टर के लिए ही है। मुख्य रूप से खराब हो जाने वाले बागवानी उत्पादों के लिए ये है। मान लो कि बाजार कीमत में गिरावट हो गई एक स्थिति, या फिर किसी अन्य स्थिति के कारण किसानों को अगर मान लो नुकसान हो रहा है, तो राज्य सरकारों के आग्रह या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो यूटीज हैं उनके विशेष आग्रह पर ये स्कीम जो है क्या किया जाता है, लाया जाता है, ठीक है। इसके लिए कंडीशन ये है कि जब उत्पादन में 10% की वृद्धि हो जाए, क्योंकि उत्पादन में वृद्धि होगी तब भी मूल्य में कमी हो जाएगी, या फिर सामान्य वर्ष की तुलना में मूल्यों में गिरावट हो जाए, ऐसी किसी भी स्थिति से जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है बागवानी फसल के रिगार्डिंग, तब जो है यूटी या फिर राज्यों के प्रस्ताव पर इस तरह का नुकसान की भरपाई की जाती है। लेकिन 50-50 का रखा जाता है। सामान्य राज्यों की स्थिति में 50% केंद्र सरकार देगी, 50% जो है राज्य सरकार देगी। हाँ, उत्तर पूर्व के राज्य अगर हैं तो मात्र 25% राज्यों को देना पड़ेगा, यानी नॉर्थ ईस्ट के स्टेट अगर इस स्थिति में है तो उनको मात्र 25%, बाकी शेष जो है यानी 75% जो है वो केंद्र सरकार वहन करेगी। नेक्स्ट है खरीद मूल्य, प्रोक्योरमेंट प्राइस। तो जैसे आपने MSP देखा, तो MSP कब किया जाता है, MSP बुआई के पहले, लेकिन प्रोक्योरमेंट प्राइस इसकी घोषणा लगभग उसी समय की गई थी, लगभग उसी टाइम का ये भी है। तो ये अनाज उत्पादन के बाद, उत्पादन हो गया, प्रोडक्शन हो गया, उसके बाद प्रोक्योरमेंट प्राइस की घोषणा की जाएगी। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अभी हटा दिया गया है। वर्ष 68-69 से सरकार के द्वारा केवल अब MSP की घोषणा की जाती है। ये वाला कॉन्सेप्ट अब खत्म। अब इसको मतलब इसी को एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि MSP और जो प्रोक्योरमेंट प्राइस है इन दोनों को ऐड करके अब कहा जाता है कि इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्राइस। इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्राइस का ही दूसरा नाम जो है MSP है। यानी कि एक अंग जो है वही, मेरी बात समझ पा रहे हो कि MSP और PP दोनों को मिलाकर के अब इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्राइस कह दिया जाता है। इफेक्टिव प्रोक्योरमेंट प्राइस को ही MSP कह दिया जाता है, ठीक है। तो कुल मिला के ये है कि अब MSP में इसको मर्ज कर दिया गया, शामिल कर लिया गया।
खुला बाजार बिक्री योजना ये क्या है, इसको समझते हैं। तो देखो, एफसीआई समय समय पर खुले बाजार में गेहूं की बिक्री के पूर्व निर्धारित मूल्य यानी आरक्षित मूल्य पर गेहूं की बिक्री पूर्व निर्धारित मूल्य पर करता है, यानी आरक्षित रिजर्व मूल्य जो रहता है उस पर क्या करता है, गेहूं की बिक्री एफसीआई करता है, क्योंकि कई बार एफसीआई गोदाम में रखने के लिए अनाज नहीं रहते हैं इस तरह के, है ना। तो जिसे खुले बाजार की बिक्री योजना कहा जाता है, OMSS इसको कहा जाता है, ओपन मार्केट सेल स्कीम कहा जाता है। तो आरक्षित मूल्य को एमएसपी से ऊपर रखा जाता है। क्यों ये खुला बाजार बिक्री योजना है, तो इसका कारण यहाँ कुछ बताया गया। सामान्य कारण है, कोई विशेष कारण ये नहीं है। इसके अलावा मूल्य स्थिरीकरण योजना यानी कि प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड, इसका मतलब क्या है, पहली बात तो आप ये जानो कि ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम किसको कहते हैं ये सब मैं पहले बता चुका हूँ, पीछे आपने वीडियो अगर देखा होगा तो। इस कोष का उद्देश्य ये है कि खराब होने वाले बागवानी उत्पादों के मूल्य नियंत्रण के लिए बाजार हस्तक्षेप को सहयोग प्रदान करना। इसके अलावा किसानों या किसान संगठनों से सीधे खरीदारी करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना आदि। रणनीतिक बफर स्टॉक यानी स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक को बनाए रखना, ये भी एफसीआई के टॉपिक में बता चुका हूं कि स्ट्रेटेजिक बफर स्टॉक किसको कहते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के बीच समानुपात यानी 50-50% में लागत को वहन करना। उत्तर पूर्व राज्य के लिए फिर आप देख सकते हैं। केंद्र स्तर पर इस फंड का प्रबंधन ये करता है, ये संस्था प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड मैनेजमेंट कमिटीज का करता है। 2018 में इस योजना में प्याज, आलू के साथ साथ टमाटर, मतलब इन 3 चीजों के लिए ऑपरेशन ग्रीन करके एक स्कीम चल रहा है। इस बजट में घोषणा किया गया था 2018 वाले में, ठीक है। लेकिन 2023 में इसके लिए कोई अलग से फंड नहीं किया गया। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि मूल्य स्थिरीकरण कोष सरकार की प्राथमिकता में अभी तो नहीं दिख रहा है, बाकी का आगे का पता नहीं है। अब हम एक नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वो है निर्गम मूल्य यानी कि इशू प्राइस। ये क्या होता है, तो वह मूल्य जिस पर सरकार लोगों को एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, ठीक है। वह मूल्य जिस पर सरकार लोगों को एफसीआई के माध्यम से खाद्यान्न उपलब्ध करवाती है, जो पीडीएस के तहत जो अनाज मिलता है लोगों को, तो वो इशू मूल्य कहलाता है, ठीक है, मतलब इशू प्राइस कहलाता है। सरकार खरीदे गए खाद्यान्न को निर्धारित एफसीआई के गोदामों में बफर स्टॉक के रूप में भंडारण करती है। यातायात, भंडारण व अन्य खर्च के कारण खाद्यान्नों की कीमत बहुत अधिक हो जाती है, लेकिन निर्गम मूल्य बाजार मूल्य से हमेशा क्या होती है, कम होती है। जैसे आप जो कई बार गए होगे लाने के लिए, पहले जैसे मिट्टी का तेल मिलता था, अब तो शायद मिट्टी का तेल नहीं मिलता है, चीनी, मिट्टी का तेल और अन्य चीज़ें, गेहूं और ये सब चीज़ें, ठीक है। तो जो भी इस तरह के जो दुकान होते हैं पीडीएस वाले, तो वहाँ देखोगे तो बाजार मूल्य की तुलना में क्या होता है कि कम मूल्य पर ये उपलब्ध हो जाता है। एक और बात है कि सरकारें सिर्फ लोगों की भलाई के लिए ही नहीं, कई बार क्या होता है कि कुछ उत्पादों को सरकार को प्रमोट भी करना है। जैसे पहले लोग मिट्टी के तेल का इस्तेमाल नहीं करते थे, अगर जलाने के लिए इस्तेमाल करना है तो सरसों का तेल, घी का उपयोग करते थे लाइट के लिए, प्रकाश के लिए। बाद में मिट्टी का तेल आया, सस्ता हो गया, लोगों ने यूज़ करना स्टार्ट किया, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, सरकार को कहीं ना कहीं खपत भी करना। उसी तरह से गेहूं का भी उपयोग बहुत कम होता था, जिसको मोटे अनाज कह दिया जाता है, श्री धान्य अब कहा जा रहा है, उसका उपयोग लोग करते थे। चीनी का उपयोग तो बिल्कुल भी लोग नहीं करते थे, गुड़, मिश्री और अन्य चीज़ों का प्रयोग करते थे। तो कई बार गवर्नमेंट इन सब चीज़ों को प्रमोट करने के लिए भी इस तरह के दुकानों का प्रयोग करती है अपने अपने टाइम में। तो इस अंतर को खाद्य छूट यानी फूड सब्सिडी कहा जाता है। किसको, मान लो कि गेहूं जो है 100 रुपये किलो मिल रहा है मार्केट में, थोड़ी देर के लिए बोल दिया बस ऐसे समझाने के लिए, लेकिन जो निर्गम मूल्य होगा यानी पीडीएस के तहत जो गवर्नमेंट दे रही है वो मान लो कि 75 में दे रही है। तो ये जो अंतर आया, ठीक है ना, जो अंतर आया 25 रुपये, वही क्या हो गया, वो जो है फूड सब्सिडी हो गया। ये बहुत ही विवादास्पद टॉपिक है, इस पर विस्तार से कभी बात करेंगे। अब एक नया इसमें टॉपिक है कि खाद्यान्नों की आर्थिक लागत, इकोनॉमिक कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स। सरकार जो अनाज खरीदती है, तो सरकार की खरीद में कौन कौन सा उसका लागत क्या लगता है, तो उसको 3 भाग इसका है। पहला तो एमएसपी, केंद्रीय बोनस सहित, यानी कि किसानों को जो मूल्य चुकाया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, एक तो वही हो गया। बोनस इसमें साथ, कई बार बोनस गवर्नमेंट देते हैं तो बोनस को भी मिला लिए, ठीक है, एमएसपी प्लस बोनस। तो एक तो ये हो गया जो किसानों को मिल रहा है। इसके अलावा जो है क्रय अनुषंगिक, यानी कि क्रय के साथ साथ कई सारे एक्स्ट्रा खर्च होते हैं, वो भी ऐड करना पड़ेगा। इसके अलावा वितरण की लागत, यानी कि गवर्नमेंट जो लोगों को वितरण कर रही है, डिस्ट्रीब्यूशन जो कर रही है, उसका भी अपना लागत। इन सब को मिला करके हम लोग क्या कहें, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत कहेंगे सरकार के रिगार्डिंग। तो पिछले कुछ वर्षों से खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में काफ़ी वृद्धि, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत सहित भंडारण के वितरण संबंधी, ठीक है। तो इन सब चीज़ों के लिए
चूँकि मैं जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसी को अंडरलाइन दे रहा हूँ। तो इन सब चीज़ों पे विचार करने के लिए, खाद्यान्नों की आर्थिक लागत आदि चीज़ों पे विचार करने के लिए 2015 में एक कमेटी का गठन किया गया था शांता कुमार की अध्यक्षता में, ठीक है, इन्हीं सब मुद्दों पे विचार करने के लिए। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, पीटी के लिए महत्वपूर्ण एक टॉपिक आपका मिल जाता है। आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी टॉपिक्स पे, सब टॉपिक्स पे हम लोगों ने बात किया, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। वंदे मातरम।